हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है समी पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल देवदत्त एकेडमी में। ठीक है, चलिए हमारा जो हमको पता है कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, आप लोग को भी पता होगा। चलिए देखिए, आगे हम आज बात करेंगे आपके अगले लेक्चर प्रत्यास्थता का जो लेक्चर नंबर 3 है उसके बारे में। ठीक है, तो प्रत्यास्थता का जो लेक्चर नंबर 3 है, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ाई किया था सारे प्रतिबल के बारे में और सारे विकृतियों के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रत्यास्थता का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हुक्स लॉ, यानी कि हुक के नियम के बारे में। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो। ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए है। मैथ्स की क्लासेस आपकी लगातार आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। जो भी बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट से कंपटीशन मैथ के सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। आपकी एकदम बेहतरीन तैयारी होगी। जो बच्चे किसी कारणवश हमारे यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे आराम से हमारे चैनल देवदत्त एकेडमी में आप अपने आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको जरा सा भी फर्क महसूस नहीं होगा। क्लियर है बातें। चलिए आज हम बात करेंगे प्रत्यास्थता के बारे में। प्रत्यास्थता के अगले लेक्चर हम लगाएंगे हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो आप लोग लगाई लीजिए हुक का नियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं हुक के नियम। चलिए हुक के नियम से पहले हम कुछ चीजें जानते हैं। पहली चीज होती है हमारी प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने बात किया था किसी भी चीज के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा करके यानी कि बल लगा करके उसको स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसका साइज एंड शेप बदलेगा। इसी के गुण को, और जब वो आकार बदलता है और पुनः वो ऑब्जेक्ट अपना वास्तविक आकार को प्राप्त कर लेता है तो इस चीज को बोलते हैं हम प्रत्यास्थता। ठीक है, हम मान लीजिए कोई भी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम यहां तक स्ट्रेच करेंगे यानी कि फैलाएंगे तो ये स्प्रिंग अपने वापस जगह पे पहुंच जाएगा। फिर थोड़ा सा हम और बढ़ा करके फैलाएंगे फिर पहुंच जाएगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे फिर पहुंच जाएगा। और बढ़ा दो, कहेगा अरे रहने दे भाई, बच्चे की जान लेगा क्या। तो स्प्रिंग क्या होगा कि अब वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि एक लिमिट होगी जहां तक, उस लिमिट तक स्प्रिंग जो होगा वो अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन उस लिमिट के बाद थोड़ा सा भी हम उसको बढ़ाएं कि वो अपनी जगह पे नहीं आ पाएगा। यानी कि अपना वास्तविक शेप एंड साइज को वो रिगेन नहीं कर पाएगा। ओरिजिनल शेप एंड साइज को वो क्या कर देगा, रिगेन नहीं कर पाएगा। और यही जो लिमिट होती है जहां तक वो रिगेन कर लेता है और जहां के बाद वो रिगेन नहीं कर पाता है, इसी लिमिट को बोलते हैं हम प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, तो लगाइए प्रत्यास्थता की सीमा हेडिंग और लिखिएगा, लिखिए किसी भी वस्तु के लिए विकृति की वह सीमा जहां तक वह वस्तु अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेता है। जिस विकृति तक वह वस्तु अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेता है, यानी कि वास्तविक शेप एंड साइज को क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है, उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा, द मैक्सिमम या फिर द लिमिट ऑफ स्ट्रेन टू विच अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है बातें। जहां तक, जिस विकृति तक, जिस परिवर्तन तक ऑब्जेक्ट अपनी वास्तविक शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है उसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ जो है वो प्रत्यास्थता की सीमा पर ही काम करता है। तो बात करते हैं हुक्स लॉ के बारे में। तो हुक्स लॉ कहता है, हुक का नियम, हुक का नियम इस नियम के अनुसार इस नियम के इस नियम के अनुसार
किसी वस्तु में किसी वस्तु का प्रतिबल उसमें उत्पन्न हुई विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का प्रतिबल उसमें उत्पन्न हुई विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, और ये हुक का नियम जो है वो कब काम करता है? प्रत्यास्थता की सीमा में। प्रत्यास्थता की सीमा में। ये जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थता की सीमा तक ही काम करता है, जहां तक क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपना वास्तविक शेप एंड साइज को रिगेन कर ले। हुक का नियम वहीं तक काम करता है, होता है प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। यानी कि स्ट्रेस, प्रतिबल को अंग्रेजी में बोलते हैं हम स्ट्रेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यदि हम विकृति को इधर ला करके प्रतिबल में डिवाइड कर दें, यानी कि दोनों पक्षों में हम डिवाइड कर दें, तो हमको मिलेगा प्रतिबल बटा विकृति इज इक्वल टू नियतांक। प्रतिबल बटा विकृति इज इक्वल टू नियतांक, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। ये जो प्रतिबल बटा विकृति का जो नियतांक मिलकर आता है, विकृति से हम भाग लगाएंगे, इधर हमारा बचेगा कांस्टेंट, और जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करते हैं, हम इस प्रतिबल को अगर इक्विलेट करें तो प्रोपोर्शनलिटी हटा करके हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू जो हमको के बचेगा वही के होता है हमारा नियतांक, और उस नियतांक को बोलते हैं हम प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। अब जैसे हमने बात किया था 3 प्रतिबल के बारे में, 3 विकृतियों के बारे में, वैसे ही हमारे होते हैं 3 प्रत्यास्थता गुणांक। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कौन कौन से प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने नोट नहीं किया पीछे बैक करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। सबसे पहले हम जाने, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इस बॉडी में 3 प्रकार के प्रतिबल आए थे। कोई भी वस्तु है, वस्तु में 3 प्रकार के प्रतिबल आए थे। कौन कौन से प्रतिबल आए थे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल, पीछे की वीडियो को थोड़ा बहुत हम रिकैप कर देते हैं आप लोगों के लिए। वस्तु में 3 प्रतिबल आए थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। इन 3 प्रतिबल से 3 विकृतियां आई थी। अनुदैर्ध्य विकृति, इससे आई थी आयतन विकृति, और इससे आई थी अपरूपण विकृति। इससे आई थी अपरूपण
विकृति। क्लियर है बातें? चलिए अब इन तीन प्रतिबल और विकृति के अनुपातों से, यानी कि प्रतिबल बटा में विकृति से हमको आएंगे तीन गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। कौन कौन से होंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति से आएगा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटा विकृति, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात से आएगा हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति से आएगा हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति को हम भाग लगाएंगे तो इससे हमारा निकल करके आएगा दृढ़ता गुणांक। क्या आएगा? दृढ़ता गुणांक। नोट कर लीजिएगा आप लोग। बात क्लियर है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल से आई अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात से आएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात से आएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात से आएगा दृढ़ता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से डिनोट करते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम b से डिनोट करते हैं और दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको ईटा बोलते हैं। घर जोड़ने वाला ईटा नहीं, ये वाला ईटा। ठीक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि b और दृढ़ता गुणांक यानी कि ईटा। क्लियर है बातें? अब देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से जुड़ा हुआ एक आता है संपीड्यता। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को यहां पे लिख लेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं बीटा से और बीटा इज इक्वल टू होता है 1/b। इसको हम प्रदर्शित करते हैं बीटा से और बीटा हमारा होता है 1/b। क्लियर है? चलिए अब हम इसके बारे में हम ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि प्रतिबल और बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति का जो अनुपात होता है वही होता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटे विकृति का जो अनुपात होता है वही होता है प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रत्यास्थता गुणांक तीन होते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात जो होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का जो अनुपात होता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है वो दृढ़ता गुणांक होता है। अब हम तीनों का लाइन से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्लियर है बातें? ये सब आपने उतार लिया है? पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि y की। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। जो भी बच्चे ये सब चीजें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, प्रत्यास्थता का पहला दूसरा 2 लेक्चर ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा, फिर जाकर के आपको ये तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है? y इज इक्वल टू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? फोर्स अपान में एरिया
फोर्स रिएक्शन यानी कि रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया पे यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। लेक्चर नंबर 1। अपान विकृति क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई यानी कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। ये एल हमारा ऊपर चल जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू होता है एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे वो दृढ़ता गुणांक हो, कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल अपान विकृति ही होता है। कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल अपान विकृति ही होता है। वो अपने अपने प्रतिबल और अपनी अपनी विकृतियों का अनुपात होता है, लेकिन प्रतिबल बेसिकली प्रतिबल अपान विकृति ही होता है। तो जब ये प्रतिबल अपान विकृति हो रहा है और आप जानते हैं कि विकृति जो है ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, यानी कि ना तो विकृति की कोई बीमा होती है, सॉरी जब मात्रक नहीं होता बीमा तो होगा नहीं, यानी कि विकृति जो होती है वो मात्रकहीन राशि होती है, यानी कि मात्रक इसका कुछ नहीं होता है। जब मात्रक नहीं होता है तो जो प्रत्यास्थता गुणांक बचा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रतिबल पे डिपेंड करेगा। और प्रतिबल होता क्या है, तो फोर्स, रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया, बेसिकली बोले तो एक तरह का प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रतिबल की यूनिट है। अब प्रतिबल प्रेशर बोल दी तो प्रेशर ही नहीं होता है, प्रेशर की चीजें जो ली जाती हैं वो आयतन प्रत्यास्थता में ली जाती हैं, यानी कि अविलंब प्रतिबल में ली जाती है। अभी आप बस इतना समझिएगा कि किसी भी प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बचा प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक प्रतिबल होता है एफ अपान में ए, एफ का यूनिट न्यूटन, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रतिबल का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो प्रतिबल की यूनिट होगी वही क्या होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का भी यूनिट होगा। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह यहां से हमारा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए बीमा की बात करें, न्यूटन की बीमा mlt-2, मीटर स्क्वायर की बीमा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से ये एक स्क्वायर कैंसिल, एल ऊपर जाएगा, ये बनाएगा ml-1t-2, ml-1t-2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा। चलिए आगे बात करते हैं हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। आगे है हमारा बल्क मॉडुलस। इंग्लिश वाले बच्चे बल्क मॉडुलस, हिंदी वाले बच्चे लगाएंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम b से प्रदर्शित करते हैं। ये b इज इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल यानी कि अभिलंब प्रतिबल, देखिए यहां पे जो चीज होती है अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो बेसिकली प्रेशर होता है, कितना प्रेशर उस वस्तु पे लग रहा है। तो अभिलंब प्रतिबल को हम डायरेक्टली प्रेशर से रिलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे P, F/A नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा जो आयतन विकृति होता है वो होता है हमारा डेल्टा V अपान में V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, आयतन परिवर्तन अपान में ओरिजिनल आयतन। ये हो जाएगा B इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V अपान डेल्टा V। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू V अपान डेल्टा V। इसका भी मात्रक देखिए, V का मात्रक और V का मात्रक कट गया, बचा प्रेशर, और प्रेशर का मात्रक हो जाता है क्या हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बातें। चलिए नोट कर लीजिए।
ठीक। अब इसी बल्क मॉडुलस से रिलेट करके आता है हमारा क्या, संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता बल्क मॉडुलस यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम होता है, जिसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा जो होता है वो संपीड्यता होता है। संपीड्य मतलब होता है कितना कोई ऑब्जेक्ट दब सकता है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। बीटा इक्वल टू होता है 1/b। बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/b। आप यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बीटा के लिए हो जाएगा डेल्टा v/p इंटू बी। अब इसका जो मात्रक हो जाएगा, जो कंप्रेसिबिलिटी का मात्रक हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। सॉरी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।